सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में, हर्यक डायनेस्टी के बारे में। सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य में 544 ईसा पूर्व पर एक वंश की नींव रखी गई, वो है हर्यक वंश। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 544 ईसा पूर्व से। 544 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी हर्यक वंश की। कहाँ, किस राज्य पर? मगध साम्राज्य पर शुरुआत। यदि इसके कालखंड की बात पूछी जाए कि कब से लगाकर कब तक इसने शासन किया, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक या ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो ये कालखंड है। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 132 ईयर्स तक हर्यक वंश का शासन रहा मगध साम्राज्य पर। कितना? 132 वर्षों तक। 132 वर्षों तक। कैपिटल्स की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, तो मगध साम्राज्य की राजधानी हर्यक वंश के समय राजगृह रही और उसके बाद में बदलकर पाटलिपुत्र रही। मतलब 2 राजधानियां थी। ठीक है, राजधानी कौन कौन सी रही? एक तो रही है राजगृह, जिसका एक अन्य नाम था गिरिब्रज। और एक अन्य राजधानी रही पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। मतलब पटना, बिहार की जो राजधानी पटना, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ। वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, आधुनिक पटना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 राजधानियां रही थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। पहले रही थी राजगृह, उसके बाद में कुछ समय बाद इसे बदलकर राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था मगध साम्राज्य की। किस टाइम पर? हर्यक वंश के समय। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से राजा हुए थे जिन्होंने हर्यक वंश के अंतर्गत जो आते थे और मगध साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया था। तो उन राजाओं के बारे में बातें कर लेते हैं। हर्यक वंश के 4 राजा हुए मुख्य रूप से, जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो वे 4 राजा कौन कौन से थे? वे 4 राजा थे, प्रथम थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु, और तीसरे थे उदयन, और चौथे और अंतिम शासक थे हर्यक वंश के नागदशक। ठीक है फ्रेंड्स, इन 4 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबिसार की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो जब हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। प्रथम संस्थापक या फिर संस्थापक ही कहें, संस्थापक थे बृहदत्त। इन्होंने मगध साम्राज्य पर सबसे पहले मगध साम्राज्य की नींव रखी थी, बृहदत्त ने। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक हैं बिंबिसार। ठीक है, तो इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि बिंबिसार के समय ही जो मगध साम्राज्य था उसने विस्तार प्राप्त किया था, प्रसार किया था अपना, उसका एरिया काफ़ी फैला था और प्रसिद्धि भी हासिल की थी। इसीलिए मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अब इनकी सोच की बात की जाए तो इनकी जो सोच थी वो विस्तारवादी सोच के व्यक्ति थे। इनका दृष्टांत कैसा था? विस्तारवादी था। विस्तारवादी सोच के राजा थे ये।
अर्थात जब से ये राजा बने थे 544 ईसा पूर्व, हर्यक वंश के प्रथम राजा थे ये इस वंश के, ठीक है। तो 544 ईसा पूर्व से जब से ये राजा बने थे, इनका एक ही दृष्टांत रहा था कि मैं किस तरह मगध साम्राज्य को विस्तारित करूं, किस तरह इसकी सीमाओं को फैलाऊं, है ना। हमेशा ये इसी चीज़ पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और कई नीतियाँ, कई राजनीतिक और कूटनीति जो नीतियाँ थी इनके तहत इन सपने को साकार भी कर पाए और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सफल भी कर पाए। तो क्या क्या नीतियाँ रही इनकी जिसके तहत इन्होंने मगध साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया, मगध साम्राज्य को फैलाया। तो आइए चलो हम वो उन नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे नीतियाँ थी इनकी वैवाहिक संबंध बनाना, अलग अलग राज्यों के राजकुलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। वैवाहिक संबंध ये क्या करते थे कि अलग अलग राज्यों की राजकुमारियों से विवाह कर लेते थे। संबंध, वैवाहिक संबंध बनाना। सैन्य प्रसार करना, इन्होंने सेना को भी काफी विस्तारित किया, इनकी सैन्य प्रसार। और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाना, प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाना। तो ये कुछ ऐसी नीतियां थी जिनके द्वारा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को विस्तारित किया था और शक्तिशाली बनाया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। बिंबिसार का मानना था दोस्तों कि यदि हम किसी वैवाहिक संबंध यदि मैं स्थापित करता हूँ, है ना, या फिर रिलेटिव्स बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चांसेस कम हो जाएंगे कि जो आसपास के राज्य हैं या जिन राज्यों में संबंध स्थापित कर रहा हूँ वो मेरे दुश्मन बने रहें। वो क्या हो जाएंगे, वो इनके हितैषी हो जाएंगे। वे कभी भी मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने का नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके संबंध बन चुके होंगे, ठीक है। तो इस नीति के तहत इन्होंने कई राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किया, जिसमें मुख्य है कौशल देश, कौशल प्रदेश या कौशल जनपद, कुछ भी कह लीजिए, वज्जी और मद्र देश, ठीक है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने विवाह किया। महाकौशला। वज्जी देश जिसकी राजधानी वैशाली है, तो वैशाली के राजा लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री जिनका नाम था चेलन्ना, उनसे विवाह किया इन्होंने। लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। और मद्र देश जो कि पंजाब में पड़ता था, तत्कालीन पंजाब में है, मद्र देश जिनकी राजकुमारी का नाम था क्षेमा, उनसे विवाह किया। क्या नाम था राजकुमारी का? क्षेमा। तो इस तरह इन्होंने अलग अलग राज्यों की राजकुमारियों से विवाह करके वैवाहिक संबंध बनाए। इसका लाभ इन्हें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? इसका लाभ इन्हें ये प्राप्त हुआ कि वैवाहिक संबंध बनाने से इनकी एक तो राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी, है ना, लोगों में राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी, इन्होंने संबंध स्थापित किए। फिर उस टाइम पे क्या दहेज, डाउरी वगैरह देने का सिस्टम था, तो कई क्षेत्र इन्होंने विजित किए, कई क्षेत्र इन्होंने दहेज में दिए गए, जिनसे इन्हें इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बेहतर हुई, है ना। संबंध तो बने ही बने, साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई, है ना, बढ़ोतरी हुई खजाने में, ठीक है। तो ये चीज़ों का फायदा हुआ। और जब जमीनें दी गई तो विस्तार भी हुआ मगध साम्राज्य का, ठीक है। तो इस तरह वैवाहिक संबंध बनाकर बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को विस्तारित किया। अब हम बात करते हैं सैन्य प्रसार की। सैन्य प्रसार को देख लेते हैं। तो सैन्य प्रसार बिंबिसार के द्वारा सेना को भी बढ़ावा दिया गया, सेना को भी फैलाया गया। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई राज्य विस्तार कर रहा है या बढ़ोतरी कर रहा है या फिर प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसे बचाने के लिए या उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास बल भी होना चाहिए, हमारे पास शक्ति भी होना चाहिए। इसी नीति पर चले थे बिंबिसार और इन्होंने अपनी सेना का प्रसार किया था। सेना का प्रसार करने और अपनी शक्ति के बल पर, है ना, सेना के विस्तार से और अपनी शक्ति के बल पर, सैन्य शक्ति के बल पर इन्होंने अंग राज्य जो है उसे मगध में मिला लिया था सैन्य शक्ति से। सैन्य शक्ति के द्वारा अंग प्रदेश को मगध राज्य में मिला लिया था। अंग प्रदेश को मगध साम्राज्य में मिलाया।
इस तरह विस्तार किया इन्होंने मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य में मिलाया। और अंतिम इनकी नीति थी प्रशासनिक कुशलता। प्रशासनिक कुशलता के अंतर्गत इन्होंने एक नीति अपनाई थी फ्रेंड्स कि जितने शत्रु राज्य हैं उन्हें मित्र राज्य बनाया जाए, कैसे भी करके उन्हें क्या मित्रता में, शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित किया जाए। तो इस नीति के कारण भी इन्होंने जो दुश्मन राज्य थे उन्हें दोस्त बनाया, और दोस्त बनाने के तहत कई उपहार वगैरह आदान प्रदान हुए और मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है कि जब जो अवंती राज्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो अवंती राज्य हैं उससे मगध साम्राज्य की क्या थी, दुश्मनी थी, है ना, ये शत्रु राज्य था अवंती। लेकिन एक बार क्या होता है कि अवंती के राजा को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है ना, और मगध साम्राज्य के जो बिंबिसार राजा हैं इनके राज्य में जीवक नाम का एक काफ़ी प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे, जीवक नाम के, ठीक है, जो काफ़ी प्रसिद्धि थी उनकी। अब अवंती के जो राजा थे उन्हें उनकी आवश्यकता थी, तो शत्रुता होते हुए भी अवंती के राजा ने मगध के राजा जो बिंबिसार से बिंबिसार थे उनसे अनुरोध किया कि क्या हमें आपका चिकित्सक मिल सकता है, हमें इसकी आवश्यकता है। तो मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने अपनी शत्रुता को मित्रता में बदलना चाहा और उन्होंने चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा के यहाँ पर भेजा, ठीक है, और इस तरह इनकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। तो इस तरह की नीतियाँ थी बिंबिसार की, जिसके द्वारा वो शत्रु राज्यों को भी मित्र राज्य बना लेते थे और मगध को विस्तारित करते थे। तो ये कुछ खूबियाँ थी बिंबिसार की। साथ ही हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं और जो है इम्पोर्टेंट है, जो बिंबिसार जो थे ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के समकालीन थे और ये महावीर स्वामी के रिलेटिव भी थे, संबंधी भी थे। महावीर स्वामी से इनका संबंध था पारिवारिक। सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे, हाँ, महावीर स्वामी से इनका क्या था, पारिवारिक संबंध भी थे इनके। कैसे? महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, त्रिशला जो माता थी इनकी, वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, महावीर स्वामी की जो माता थी वो, ठीक है। और लिच्छवी के राजा चेटक की जो पुत्री थी उनसे बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो इस तरह ये एक दूसरे से संबंधित थे। तो ये बात कर ली हमने बिंबिसार की। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अच्छा, प्रथम राजा थे तो इनका शासन भी कब से स्टार्ट हो गया? 544 ईस्वी पूर्व से। 544 ईसा पूर्व से इन्होंने 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था मगध साम्राज्य पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु दोस्तों हर्यक वंश के द्वितीय राजा जो हुए उनका नाम था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार और चेलन्ना, जो राजकुमारी चेलन्ना थी, लिच्छवी के राजा चेटक की जो पुत्री थी चेलन्ना, उनकी संतान थे ये। बिंबिसार और चेलन्ना के पुत्र थे, ठीक है। चेलन्ना के पुत्र थे। इनका शासन कब से स्टार्ट हुआ मगध साम्राज्य पे? तो 492 ईस्वी पूर्व इनका शासन स्थापित हुआ था मगध साम्राज्य पर। तो कब से शासन किया इन्होंने? 492 ईस्वी पूर्व तक। इनके बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने स्वयं ही अपने पिता को मार दिया था, उसके बाद में शासन स्थापित किया था मगध साम्राज्य पर। मतलब बिंबिसार के हत्यारे थे ये, अपने पिता की ही हत्या कर दी थी इन्होंने।
बिंबिसार को मारकर मगध साम्राज्य की गद्दी पर ये बैठे थे 492 ईसा पूर्व में, मारकर या हत्या करके, हत्या कर। 492 ईस्वी पूर्व से इनका शासन चला था मगध साम्राज्य पे। बिंबिसार की हत्या करके इन्होंने शासन स्थापित किया था। इनकी जो नीति थी, इनकी जो सोच थी, वो भी, इनका जो दृष्टांत था वो कैसा था? इनका दृष्टांत इनके पिता की ही तरह विस्तारवादी दृष्टांत था। कैसा दृष्टांत था? विस्तारवादी। विस्तारवादी दृष्टांत तो था दोस्तों, लेकिन जो इनका तरीका था वो बिल्कुल विपरीत था बिंबिसार से। क्योंकि इनकी नीति कैसे थी? देखिए, बिंबिसार के बारे में हमने क्या जाना? बिंबिसार के बारे में हमने जाना कि इनकी जो विस्तारवादी नीति थी उसमें इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे, अपनी सेना का प्रसार किया था और प्रशासनिक कुशलता को सुधारा था। लेकिन उसके विपरीत अजातशत्रु ने अपने दृष्टिकोण को कैसे, किन नीतियों की तरह पूरा किया था? तो इन्होंने फूट करो और राज करो की नीति अपनाई थी। कैसे? फूट करो और फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। इसके तहत इन्होंने मगध साम्राज्य को बढ़ाया था, विस्तारित किया था, राज करो। और इस नीति के तहत इन्होंने मल्ल देश को, मल्ल देश पे कब्जा कर लिया था, मल्ल देश को जीत लिया था और मगध में मिला लिया था। ठीक है, मल्ल देश पे इन्होंने कब्जा किया और मगध में उसे मिला लिया था। इस तरह उन्होंने मगध का विस्तार किया था। माना जाता है कि अजातशत्रु के समय जो मगध साम्राज्य है वो उत्तर में हिमालय तक उसकी सीमाएं फैल चुकी थी। कहाँ तक? उत्तर में हिमालय तक। ये नॉर्थ हो गया, ये उत्तर, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो इस एरिया तक, यहाँ तक है ना, हिमालय के उत्तर में हिमालय तक इन्होंने अपने मगध साम्राज्य की सीमाओं को फैलाकर ले जा चुके थे ये। ठीक है, इनकी विस्तारवादी दृष्टांत के कारण मल्ल देश पे कब्जा कर लेते। यही चीज़ें हैं अजातशत्रु के बारे में मुख्य रूप से। एक तो है कि इन्होंने मल्ल देश को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इनके शासनकाल में जो मगध साम्राज्य था वो हिमालय के, उसकी सीमाएं हिमालय के उत्तर में हिमालय तक फैल चुकी थी। ठीक, ये चीज़ें 492 ईस्वी पूर्व में इन्होंने शासन स्थापित किया था, अपना गद्दी पर बैठे थे। बिंबिसार की हत्या कर दी थी इन्होंने। ठीक है, विस्तारवादी दृष्टांत था। और इनकी जो नीति थी वो कैसी थी? फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो ये हमने पढ़ लिया अजातशत्रु के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राजा उदयन के बारे में। उदयन जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। अजातशत्रु का जो शासनकाल चला वो था 492 ईसा पूर्व से वो गद्दी पर बैठे थे। तो इनका शासन चला 461 ईस्वी पूर्व तक या ईसा पूर्व तक। ठीक है, अर्थात उदयन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, इनका शासन, ये गद्दी पर कब बैठे? तो इनका शासन शुरू होता है 461 ईसा पूर्व, 461 ईसा पूर्व से। ठीक है, इनकी सोच भी विस्तारवादी थी, जैसे इनके पूर्वज रहे उसी तरह उदयन भी विस्तारवादी सोच के राजा थे। उनका दृष्टांत भी विस्तारवादी था। इन्होंने भी मगध साम्राज्य को काफ़ी विस्तारित करा, काफ़ी फैलाया। विस्तारवादी दृष्टांत और विस्तारवादी सोच के तहत इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सोन नदी और गंगा नदी के किनारे एक नगर बसाया था जिसे पाटलिपुत्र नाम दिया गया था। ठीक है, सोन नदी और गंगा नदी के किनारे देखिए कुछ इस तरह से था। गंगा नदी जा रही है, यहाँ पे जैसे प्रवाहित हो रही है गंगा नदी, यहाँ से आ रही है गंडक। ठीक है, और यहाँ से आ रही है सोन नदी।
तो उदाइन द्वारा गंगा नदी और सोन नदी के निकट एक नगर बसाया गया था जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र रखा गया था। और उस समय, है ना, उस समय जो राजधानी राजगृह थी उसे हटाकर उदाइन द्वारा पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की नवीन राजधानी बनाया गया था। और इसकी स्थापना भी, यदि क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो हर्यक वंश के राजा उदाइन द्वारा की गई थी। और जो राजधानी का परिवर्तन किया जाता है, राजगृह से पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई जाती है वो भी किसके द्वारा बनाई गई थी, उदाइन के द्वारा बनाई गई थी। तो नवीन राजधानी का निर्माण व स्थापना, नवीन राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का निर्माण व स्थापना, नवीन राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण व स्थापना। ठीक है, मतलब स्थापना अर्थात बनाई गई, मगध की राजधानी बनाई गई उसे। स्थापना से यहाँ पे तात्पर्य ये है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, माना जाता है कि उदाइन के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य था उसने उत्तर से लगा के पश्चिम तक अपना साम्राज्य विस्तारित किया था। साम्राज्य उसका फैला था, मगध साम्राज्य फैल चुका था। देखिए फ्रेंड्स, ये अपन मैप से समझ लेते हैं थोड़ा सा अपन। ये भारत का मैप मैंने रफ बनाया है। इस टाइम पे भारत कुछ इस तरह से उसकी सीमाएं हुआ करती थी। तो यहाँ पर मगध फैला हुआ था, मगध साम्राज्य था यहाँ पर। तो इसका जो विस्तार था मगध का विस्तार उदाइन के समय पे, देखिए उत्तर तक तो, हिमालय की तक तो यहाँ पर अजातशत्रु के समय तक ही मगध साम्राज्य विस्तारित हो चुका था। लेकिन पश्चिम दिशा की ओर भी मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर में भी और बढ़ा है ना। ये नॉर्थ साइड हो गई और ये वाली हो गई आपकी वेस्ट साइड। तो इस तरफ भी विस्तार किया था मगध साम्राज्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या माना जाता है कि उदाइन के समय मगध साम्राज्य जो था वो उत्तर पश्चिम से लगाकर यहाँ पर छोटा नागपुर तक ये फैला था। दक्षिण पूर्व के छोटा नागपुर था, मतलब उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण पूर्व के क्षेत्र छोटा नागपुर तक मगध का विस्तार हो चुका था उदाइन के समय। छोटा नागपुर के पठार था। ठीक है, पठार ऐसा माना जाता है। विस्तार में क्या लिख लेंगे आप? इन्होंने कहा था उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक साम्राज्य को विस्तार किया था। छोटा नागपुर के पठार तक साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य को विस्तारित किया था। साम्राज्य विस्तार। तो ये फ्रेंड्स हो गई जानकारियां उदाइन के बारे में। ये हमने पढ़ा उदाइन के बारे में। अब नेक्स्ट राजा नागदशक के बारे में चर्चा की जाएगी। अब अगले राजा हुए नागदशक। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के जो राजा थे नागदशक, इनका शासनकाल सबसे कम रहा। 412 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे और वहीं पर बस उतना ही, उसी 412 ईस्वी में ही तक ही इन्होंने शासन किया और ये गद्दी पर से हटा दिए गए थे। ठीक है, क्यों हटा दिए गए थे इनके बारे में जान लेते हैं। तो नागदशक काफ़ी शिथिल और असक्षम राजा सिद्ध हुए थे। शिथिल, जिस तरह इनके पूर्वज थे विस्तारवादी सोच के, ये उनके बिल्कुल विपरीत थे। शिथिल और असक्षम राजा।
असक्षम राजा थे, जिसके तहत क्या हुआ, जो प्रशासन था, प्रशासन क्या हो गया था, सुस्त हो गया था। प्रशासन सुस्त हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश हुआ, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के फलस्वरूप जो इनके अमात्य थे, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री जो थे इनके, वो थे उस टाइम पे शिशुनाग। तो इन पे काफ़ी प्रेशर आ गया शिशुनाग पे, जो प्रधानमंत्री। जब राजा ही शिथिल रहेगा, असक्षम रहेगा या कम बुद्धिमान रहेगा, तो सारा प्रभार किस पे आ जाएगा, उनके अमात्य पे आ जाएगा। तो उनके अमात्य ने क्या किया, नागदशक को अपदस्थ कर दिया। ठीक है, क्योंकि समझ तो थी नहीं, अपदस्थ कर दिया तो ये संभाल पाए नहीं शासन, अपदस्थ कर दिया और स्वयं गद्दी पर विराजमान हो गए। अतः यहाँ से मतलब 412 ईस्वी पूर्व से हर्यक वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है और नया वंश यहाँ से शुरू हो जाता है, और उस वंश का नाम क्या था, शिशुनाग वंश। तो इस तरह अपनी अक्षमता के कारण, अपने शिथिलता के कारण हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इनके जो पूर्वज रहे थे वे तो काफ़ी विस्तारवादी सोच के थे, इन्होंने मगध साम्राज्य को फैलाया भी, बढ़ाया भी, लेकिन नागदशक उसे नहीं संभाल पाए, जिसके फलस्वरूप उनके प्रधानमंत्री या उनके अमात्य शिशुनाग ने उन्हें अपदस्थ कर दिया, और 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है और नया वंश शिशुनाग वंश स्थापित हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे और नंद वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समाप्त हो गया आपका हर्यक वंश, यहाँ एंड हो जाता है आपका हर्यक वंश। आई होप दोस्तों आपको हर्यक वंश अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना मुझसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।